हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू रहस्य फाइल्स, जहां मैं बोनी टोनी सुनाते हैं आपको स्कैरी स्टोरीज हर हफ्ते। तो अगर आप ये चैनल पहली बार देख रहे हैं तो मैं चाहती हूँ कि आप दो चीज़ें करें। पहला, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को ऑन कर लें ताकि मैं जब भी अपनी स्टोरीज रिलीज करूँ वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। और दूसरा, मुझे जानना बहुत पसंद है कि मेरे लिसनर्स या मेरे व्यूअर्स मुझे कहाँ से सुन रहे हैं। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप मुझे कौन से शहर से सुन रहे हैं। अगर आप मेरी कहानी रात को सोते हुए सुनते हैं तो लाइट्स बंद कर लें और आपको बहुत मज़ा आने वाला है। ये कहानी है राघव नाम के एक फॉरेस्ट गार्ड की। साल था 2002 यानी कि 2002। राघव उस वक्त छत्तीसगढ़ वन विभाग में काम करता था, यानी कि छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। ये एक ऐसा फॉरेस्ट बीट था जहाँ रात को सिर्फ अंधेरा नहीं होता था, बल्कि लगता था कि रात को पूरा जंगल जाग रहा हो, जैसे वो आपको देख रहा हो, सुन रहा हो और इंतजार कर रहा हो। राघव की उम्र उस वक्त लगभग 34 साल थी, यानी कि 34 years old, और वो एक मजबूत हट्टा कट्टा फॉरेस्ट गार्ड था। उसे जंगल का डर नहीं था। उसने अपने ड्यूटी के दौरान कई सारे जंगली जानवर देखे थे, जंगली सूअर देखे थे, उसने भालू देखे थे, उसने कई बार लेपर्ड के पग मार्क्स भी देखे थे। रात के अंधेरे में भी उसे जंगल की आवाजों का आगाज हो जाता था। कौन सी आवाज नील गाय की है, कौन सी आवाज लंगूरों की है और कौन सी आवाज किसी शिकारी जानवर के चलने की है। लेकिन बस्तर के उस रिमोट बीट में पोस्टिंग के कुछ ही हफ्तों के अंदर अंदर राघव को ये समझ आ गया था कि ये जंगल बाकी जंगलों जैसा बिल्कुल नहीं था। इस जंगल में सिर्फ जानवर नहीं रहते थे, यहाँ कुछ और भी था। राघव की बीट चौकी जंगल के बिल्कुल अंदर बनी हुई थी, एक पुराने ईंट और सीमेंट की बनी हुई एक कमरे की इमारत। बाहर से देखकर वो चौकी किसी छोड़े हुए स्टोर रूम जैसी लगती थी। दीवार की सफेदी जगह जगह से उतर चुकी थी। छत के कोनों में सीपेज के पुराने दाग थे। बारिश के मौसम में उस कमरे में एक अजीब सी नमी भर जाती और सर्दियों में वो कमरा इतना ठंडा हो जाता कि कंबल के अंदर भी हाथ पैर सुन पड़ जाते। कमरे के कोने में लोहे का एक सरकारी बेड था। उसके पास एक छोटा सा लकड़ी का टेबल जिस पर ड्यूटी रजिस्टर, एक पुराना टॉर्च और हमेशा एक आधा भरा हुआ स्टील का ग्लास पड़ा रहता। एक तरफ एक छोटी सी रसोई थी जहाँ मिट्टी के चूल्हे की जगह एक केरोसिन स्टोव रखी थी। उसके पास 2 बर्तन, एक एल्युमिनियम की केटली, कुछ चाय पत्ती, चीनी, नमक, चावल और दाल के कुछ डब्बे। पीछे एक छोटा सा स्टोर रूम था जिसका दरवाजा अक्सर अटक जाता था। उस स्टोर रूम में पुरानी फाइल्स, फेडेड मैप्स, टूटे हुए ट्रैप्स और कुछ ऐसे रजिस्टर्स पड़े हुए थे जिनको सालों से किसी ने खोला भी नहीं था। दीवार पर एक वायरलेस सेट लगा था जिसकी आवाज अक्सर टूटती रहती थी। कभी सिग्नल आता, कभी सिग्नल गायब हो जाता। सोलर बैटरी भी तभी काम करती थी जब अच्छे से 2-3 दिन तक धूप खा ले, वरना रात को चौकी में सिर्फ एक लालटेन चलती थी। और चौकी के बाहर आंगन में एक पुराना जंग लगा हैंडपंप था। जब भी रात को राघव पानी भरने के लिए उस हैंडपंप को चलाते तो उसकी कर कर राहट की आवाज पूरे जंगल में गूंज जाती। उस आवाज के बाद पता नहीं क्यों हमेशा ऐसा लगता कि एक अननेचुरल सी खामोशी छा गई हो, जैसे पूरा जंगल चुपचाप सुन रहा हो कि राघव क्या कर रहा है। सबसे करीब की पक्की सड़क चौकी से कई किलोमीटर दूर थी। बीच में मिट्टी के रास्ते, घना जंगल और 2 छोटे नाले पड़ते थे। बारिश के मौसम में तो वो रास्ते भी आधे डूबे हुए ही रहते थे। राघव का परिवार यानी कि उनकी पत्नी और 6 साल की बेटी चौकी से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर रहते थे। हर 2-3 दिन में जब राघव को ड्यूटी से थोड़ा वक्त मिल जाता तो वो मोटरसाइकिल उठाकर अपने परिवार से मिलने चले जाते। लेकिन जैसे ही शाम ढलती उन्हें उस चौकी की ओर वापस आना पड़ता और हर बार आखिरी कच्ची गली पार करते ही उन्हें ऐसा लगता जैसे कि वो इंसानों की दुनिया से बहुत दूर जा रहे हैं, क्योंकि जंगल का अंधेरा शहर के अंधेरे जैसा नहीं होता। शहर में अंधेरा होता है लेकिन कहीं ना कहीं से आवाज भी आ जाती है, किसी गाड़ी की, कहीं से टीवी चलने की, लोगों की, दूर कहीं बल्ब की रोशनी दिख जाती है। लेकिन उस जंगल का अंधेरा अलग था। हवा वहाँ कुछ भारी हो जाती थी। रात के अंधेरे में पेड़ नहीं लगते थे। भीड़ों को देखकर लगता था जैसे हजारों लोग खड़े होकर आपको देख रहे हो। राघव की पोस्टिंग के पहले के कुछ दिन तो बहुत आम गुजरे। सुबह वो बीट का राउंड लगाते, कुछ पेड़ों पर नंबर चेक करते, कहीं कोई इलीगल कटिंग तो नहीं हुई ये सब देखते। कभी कभी गांव के कुछ लोग लकड़ी का परमिट लेने के लिए आते उनके पास। चौकी में उनके साथ एक पुराना फॉरेस्ट स्टाफ आता जाता रहता था। मिश्रा जी 50 के आसपास के थे, पतले, थोड़े गहरे रंग के और हमेशा आंखों के नीचे थकावट लिए हुए। उनका काम ज्यादातर रिकॉर्ड्स देखना या रजिस्टर मेंटेन करना था। राघव ने शुरू के कुछ दिनों में उनसे जंगल के मैप समझे,
कौन सा नाला कहाँ से निकलता है, कौन सी पहाड़ी के बाद रिजर्व बाउंड्री शुरू होती है, कौन से गांव के लोग किस रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एक दिन राघव जब पुरानी मैप के एक हिस्से पर उंगली रखकर मिश्रा जी से उस बारे में पूछ रहा था तो मिश्रा जी अचानक से चुप हो गए। मैप पर एक खाली सा एरिया था, न वहाँ किसी ट्रेल का नाम लिखा था न तो किसी बीट मार्कर का, बस घने जंगल का हिस्सा लग रहा था। पर मैप में उसकी मार्किंग कुछ ठीक से की नहीं गई थी। राघव ने कैजुअली मिश्रा जी से पूछा, मिश्रा जी ये वाला एरिया कौन सा है, यहाँ कोई पेट्रोलिंग राउट मार्क क्यों नहीं है? मिश्रा जी ने पहले मैप को देखा फिर राघव को। उनके चेहरे का रंग मानो एक पल के लिए एकदम बदल गया हो। वो तुरंत कुर्सी से उठ खड़े हुए और रजिस्टर बंद कर दिया। उस तरफ जाने की जरूरत नहीं है, उन्होंने बिल्कुल धीमी आवाज में कहा। राघव ने उन्हें हैरान होकर देखा। जरूरत नहीं मतलब? ये बीट एरिया में ही आता है ना? मिश्रा जी ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने बस अपना झोला उठाया, दरवाजे की तरफ गए और बिना पीछे मुड़े बोल पड़े, राघव बाबू इस जंगल के कुछ नियम हैं, धीरे धीरे आप भी सीख जाओगे। इतना कहकर मिश्रा जी चौकी से बाहर निकल गए। राघव बस उन्हें जाता हुआ देखता रहा। उन्हें ये बात कुछ ठीक से हजम नहीं हुई। उसे ऐसा लग रहा था कि मिश्रा जी उसे किसी बात की चेतावनी देना चाह रहे हो। वो खुद भी बहुत डरे हुए लग रहे थे। उस रात राघव ने इस बात के बारे में ज्यादा सोचा नहीं। उसने खाना खाया, रजिस्टर में एंट्री की, लालटेन बुझाई और बेड पर लेट गया। लेकिन नींद आने से पहले उनका ध्यान बार बार मैप के उस एरिया पर जा रहा था। फिर वो काम में उलझ गया। कुछ दिन बीत गए और उसने इस बात को बिल्कुल भुला दिया, क्योंकि ड्यूटी में बिजी रहना बहुत आसान था। इतना काम होता था और जंगल के काम में वैसे भी आदमी को सोचने का ज्यादा वक्त नहीं मिलता। लेकिन फिर आई वो रात, पूर्णिमा की रात। आसमान बिल्कुल साफ था। चांद इतना बड़ा और सफेद लग रहा था कि मानो किसी ने जंगल के ऊपर चांदी की एक थाल लटका दी हो। उस रात चौकी के आसपास जंगल में काफी रोशनी थी। साल की लंबी पेड़ों की परछाइयां जमीन पर टेढ़ी मेढ़ी लकीरों की तरह पड़ रही थी। दूर तक मानो सब कुछ साफ साफ दिख रहा था, पर जंगलों के बीच कुछ भी नहीं दिख रहा था। राघव ने रात का खाना खाकर वायरलेस चेक किया। सिग्नल थोड़ा थोड़ा टूटता हुआ सुनाई दिया। वो सारा काम निपटाकर बेड पर लेट गया। आधी रात के बाद अचानक उसकी नींद खुल गई। पहले उसे लगा कि उसने कोई डरावना सपना देखा हो, लेकिन फिर उसे एक आवाज सुनाई दी, एक गहरी और भारी गुर्राने की आवाज, जो ऐसा लग रहा था जैसे कि जमीन के अंदर से आ रही हो। वो आवाज ना तो शहर की आवाज थी, ना तो भालू जैसे किसी जंगली जानवर की, और ना ही किसी मशीन की। वो आवाज कुछ अजीब सी ही थी। राघव ने जैसे ही ये आवाज सुनी वो सीधा उठकर बैठ गया। कमरे के अंदर अंधेरा था। लालटेन की हल्की सी लौ हिलती हुई दीवार पर नजर आ रही थी। बाहर जंगल बिल्कुल शांत था, इतना शांत कि आमतौर पर आती हुई उल्लू या झिंगुरों की आवाज भी नहीं आ रही थी। फिर वो आवाज दोबारा आई, इस बार थोड़ी करीब से। राघव ने टॉर्च उठाया और थोड़ा हिम्मत करके खिड़की के पास गए। बाहर चौकी का आंगन अंधेरे में बिल्कुल साफ दिख रहा था। हैंड पंप अपनी जगह बिल्कुल वैसा का वैसा ही था। मिट्टी के रास्ते पर सूखे पत्ते पड़े थे, पर वहाँ कोई हलचल नहीं थी। हवा भी नहीं चल रही थी। न तो कोई जानवर दिख रहा था और ना ही कोई इंसान। फिर भी पता नहीं क्यों राघव को ऐसा लग रहा था कि चौकी के बाहर कोई तो है, कोई जो दिखाई नहीं दे रहा था, पर राघव उसकी मौजूदगी को बिल्कुल महसूस कर सकता था। उसने टॉर्च की रोशनी को पेड़ों की तरफ कर दी। रोशनी कुछ फीट दूर तक गई पर कुछ दिखाई नहीं दिया। राघव ने खिड़की बंद की और वापस बेड पर आकर बैठ गया। उस रात उसे बिल्कुल नींद नहीं आई। वो आवाज उसे दोबारा सुनाई नहीं दी रात को, लेकिन उस आवाज को वो भूल भी नहीं पा रहा था। अगली सुबह वो चौकी के आसपास जाकर कदमों के निशान ढूंढने लगा। उसे लगा अगर रात को कोई जानवर या कोई इंसान आया था तो उसे कदमों के निशान जरूर दिखेंगे। मिट्टी नरम थी, रात को हल्की नमी भी पड़ी थी। अगर कोई बड़ा जानवर आया होगा तो निशान जरूर मिलेंगे। उसे हैंडपंप से लेकर जंगल तक एक जानवर के निशान दिख रहे थे। नहीं, जानवर के नहीं, इंसान के। कुछ ठीक ठीक बताना मुश्किल था। निशान इंसान के पैरों के थे, लेकिन बहुत बड़े। राघव ने अपना पैर उस निशान के ऊपर रखा। वो निशान राघव के पैर से 3 गुना ज्यादा बड़ा था। उस निशान का पीछा करते करते वो खिड़की तक आया। खिड़की के बाहर भी वो निशान थे और फिर जंगल के अंदर। राघव ने कोशिश की कि उस निशान का पीछा करते हुए जंगल तक जाए, लेकिन जंगल के अंदर थोड़ा घुसते ही वो निशान अचानक से खत्म हो जाते। राघव को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो सकता है। उसे इस नौकरी का अच्छा खासा तजुर्बा हो गया था। उसने कई सारे जंगली जानवर देखे थे, लेकिन ये कौन से जानवर के निशान थे? पता नहीं। उस दिन कुछ खास नहीं हुआ। उस दिन राघव को इस बारे में सोचने का ज्यादा वक्त नहीं मिला। ऑफिस में काफी काम था, लेकिन रात को उसे वो आवाज दोबारा आई। इस रात थोड़ी ज्यादा देर तक। राघव ने इस बार टॉर्च लेकर बाहर जाने की हिम्मत की। दरवाजा खोला और बाहर कदम रखते ही एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से आकर टकराया। जब तक ये आवाज उसे सुनाई नहीं दी थी, तब तक झिंगुरों की आवाज आ रही थी।
लेकिन इस आवाज के आने के बाद जब राघव ने अपने कदम चौकी के बाहर रखे तो ऐसा लगा जैसे पूरा जंगल शांत हो गया है। झिंगुरों की आवाज रुक गई, किसी पक्षी की आवाज भी नहीं आ रही थी, ना उल्लू की, ना किसी भेड़िए की। उसने टॉर्च घुमाकर पूरे रास्ते का मुआयना किया। वहां कुछ भी नहीं था, कोई जानवर नहीं। आवाज कहाँ से आ रही थी? और तभी ऐसा लगा मानो चौकी के पीछे वाले रास्ते के हिस्से में कोई सूखे पत्तों पर चल रहा हो। राघव एकदम से पलटा, टॉर्च की रोशनी सीधा वहां डाली, पर वहां कुछ भी नहीं था। लेकिन एक पल के लिए उसे लगा जैसे पेड़ों के बीच से दो आंखें उसकी तरफ देख रही हो। वो आंखें किसी जानवर की नहीं थी, वो आंखें वो पहचान नहीं पा रहा था। उसने थोड़े ध्यान से देखने की कोशिश की। वो एक कई फीट लंबी परछाई से आ रही थी और फिर वो परछाई पेड़ों के पीछे छुप गई। राघव थोड़ा डरते हुए अंदर चला गया। उस रात वो फिर ठीक से सो नहीं पाया। जब भी सोने की कोशिश करता, गुराने की हल्की सी आवाज उसे आती और वो वापस बाहर निकलकर देखने की कोशिश करता, पर उसे कुछ मिलता नहीं। तीसरी रात आ गई, उसे वो आवाज फिर से आई। चौथी रात को स्टोर रूम की पीछे वाली दीवार पर हल्की सी थपथपाहट की आवाज महसूस हुई। फिर पांचवी रात को हैंडपंप अचानक हिलने लगा। उसकी लोहे की गर्दन से एक करकराहट की आवाज आई और फिर बिल्कुल खामोशी। राघव को अब डर लगने लगा था। उसने उस रात दरवाजा नहीं खोला। छठी रात तक उसकी आंखों के नीचे गहरे गड्ढे पड़ गए थे। रात को नींद टूट टूट कर आ रही थी। हर छोटी सी आवाज उसे जगा देती। दिन भर की थकान और रात बिना सोए हुए गुजारे उसे अब एक हफ्ता हो गया था। कभी लगता कि बाहर कोई चल रहा है, कभी लगता कि दीवार पर कोई थपथपा रहा है। सातवीं रात तक राघव का डर धीरे धीरे बेचैनी में बदल चुका था। अब उस आवाज से राघव को डर तो लग रहा था, उसके मन में एक जिज्ञासा भी आ गई थी। आखिर चौकी के बाहर हर रात क्या आता है? अगली सुबह बिना किसी को बताए राघव अपनी मोटरसाइकिल लेकर पास के एक आदिवासी गांव के लिए निकल पड़ा। गांव चौकी से लगभग 12 किलोमीटर दूर था। मिट्टी का वो कच्चा रास्ता पेड़ों के बीच से गुजरता था। देखा जाए तो वो दिन का वक्त था, लेकिन कई जगहों पर जंगल इतने घने थे कि रोशनी जमीन तक भी नहीं पहुंच पाती थी। गांव पहुंचते ही राघव सीधा एक बुजुर्ग आदमी के पास गया। उसका नाम सुखराम था। सुखराम गांव के सबसे बुजुर्ग आदमियों में से एक थे। सफेद बाल, गहरी झुर्रियों वाला चेहरा और आंखें ऐसी जैसे उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखा हो। राघव ने उनसे सीधा सवाल किया, बाबा, चौकी का पिछला हिस्सा जो जंगल का एरिया है, वहाँ कोई जाता क्यों नहीं? सुखराम उस वक्त अपने आंगन में बैठकर बीड़ी पी रहा था। राघव का सवाल सुनते ही उनका हाथ हवा में रुक गया। कुछ पल तक के लिए वो चुप रहे, फिर बोले, तुम्हें क्यों जानना है उस जगह के बारे में? राघव ने तुरंत जवाब दिया, मैं फॉरेस्ट गार्ड हूँ, मुझे इस जंगल का कोना कोना मालूम होना चाहिए। सुखराम ने बीड़ी बुझा दी। उन्होंने आसपास देखा। आंगन में बैठी दो औरतें तुरंत अंदर चली गईं। एक छोटा बच्चा जो पास में खेल रहा था, उसकी माँ उसे खींचकर अंदर ले गई, जैसे कि राघव ने ऐसी कोई बात छेड़ दी हो जिसका कोई जिक्र करना पसंद नहीं करता हो। सुखराम धीरे से बोले, तुम नए हो इसीलिए पूछ रहे हो, पर हमारे गांव से वहाँ कोई आदमी नहीं जाता। क्यों? क्योंकि जो चला जाता है वो कभी लौटता नहीं। राघव को लगा कि वहाँ शायद कोई पुराने जंगल के एक्सीडेंट की बात कर रहे हो। उसने तुरंत पूछा, क्या वहाँ कोई एनिमल अटैक होता है? सुखराम के चेहरे पर एक अजीब सी कड़वाहट आ गई। जानवर मारता है तो कुछ छोड़ता है, कपड़ा, निशान, हड्डियां, खून, पर एक बार वहाँ कोई चला गया तो मानो कि बिल्कुल गायब हो जाता है। राघव का गला थोड़ा सा सूख गया। सुखराम ने फिर से बोलना शुरू किया, बहुत साल पहले से लोग वहाँ गायब होते आए हैं, कभी लकड़हारे, कभी चरवाहे, कभी पूरे पशुओं का झुंड। एक बार तो आधी रात को गांव के 3 बैलों को कोई खूंटे से खोल कर लेके चला गया। सुबह बस कटी हुई रस्सी मिली। उन बैलों के पैरों के निशान भी नहीं मिले। हमने कई घंटे उसे ढूंढा, हमें कोई नहीं मिला। राघव सुनता रहा। उसे हवा में थोड़ी ठंडक महसूस होने लगी। अब सुखराम ने आगे कहा, पहले लोग ढूंढने जाते थे, झुंड बनाकर, मशाल लेकर, ढोल बजाकर, लेकिन जो लोग ढूंढने जाते थे उनमें से भी कुछ लोग वापस नहीं आते थे। राघव ने धीरे से पूछा, आप लोगों ने इस बारे में डिपार्टमेंट में कोई कंप्लेन की? सुखराम ने राघव की तरफ देखा। बताया था बेटा, कई बार बताया था। उनकी आवाज में कोई गुस्सा नहीं था, बस थकान थी। सरकारी अफसर आते, हमारी बात सुनते और चले जाते, पर कोई कुछ नहीं करता। कुछ पल के लिए दोनों चुप रहे। फिर राघव ने वो सवाल पूछा जो कई दिनों से उसके मन में चल रहा था, बाबा, मुझे रात को वहाँ से कुछ अजीब आवाजें आती हैं, वो आवाजें किस चीज की हैं? सुखराम की आंखों में इस बार डर दिखाई दिया। उसने कहा, किसी जानवर की गुर्राने की आवाज। राघव के हाथ थोड़े ठंडे पड़ गए। हाँ। सुखराम ने अपनी नजर नीचे कर ली। पूर्णिमा की बात शुरू होती है ये आवाजें, कभी एक रात के लिए, कभी कई रातों तक। जब भी वो आवाज तुम्हें सुनाई दे, समझ जाना कि जंगल भूखा है। राघव ने हैरानी से सुखराम की तरफ देखा। सुखराम ने कहा, मैं उसके बारे में ज्यादा बात नहीं कर सकता,
हम उसका नाम नहीं लेते। बाबा, बात समझिए मेरी, मैं एक फॉरेस्ट गार्ड हूँ, मेरा जानना जरूरी है। नहीं, तुम्हारा सिर्फ जिंदा रहना जरूरी है। अब राघव कुछ बोल नहीं पाया। सुखराम थोड़ा आगे झुककर उसे बोलने लगा, एक बात याद रखना, जंगल के उस हिस्से में दिन में भी मत जाना, रात को तो कभी नहीं, और अगर आवाज आए तो दरवाजा बिल्कुल मत खोलना। उस पल पहली बार राघव को अपने जिज्ञासु होने पर थोड़ा पछतावा हुआ। उसे लगा था कि शायद कोई जंगली जानवर होगा या फिर कोई चोर, लेकिन सुखराम के चेहरे पे जो डर था उसे मजाक में लेना मुश्किल था। राघव ने जंगल की तरफ देखा। दिन का वक्त था, धूप थी, गांव के आसपास कई सारे लोग भी थे। फिर भी उसे महसूस हुआ कि पेड़ों के पीछे कुछ है जो छुपकर उनकी बातें सुन रहा है। वो जाने के लिए उठ खड़ा हुआ और उसके निकलते निकलते सुखराम बोल पड़ा, राघव बाबू, आप सरकारी आदमी हो, आपको लगेगा कि हर चीज का एक रिकॉर्ड होता है, हर घटना की एक फाइल होती है, हर मौत का एक पंचनामा होता है, लेकिन बस्तर के जंगलों में कुछ ऐसे राज छुपे हैं जो आपको किसी फाइल या किसी रिकॉर्ड में नहीं मिलेंगे। राघव अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर वापस चौकी के लिए रवाना हो गया। जब तक वो चौकी पहुंचा तब तक शाम ढल चुकी थी। जंगल में अब अंधेरा होने लगा था। उसने मोटरसाइकिल खड़ी की और अपना बोतल भरने के लिए हैंडपंप के पास चला गया। उसे फिर से वहां वो निशान दिखे, वही आदमी के पैरों वाले निशान जो उसके पैरों से कई गुना बड़े थे। सुखराम की ये सब बातें सुनकर और ये पैरों के निशान देखकर वो इतना डर चुका था कि वो दबे पांव चुपचाप अपने चौकी के अंदर चला गया और दरवाजा कसकर बंद कर दिया। उस रात उसने लालटेन बुझाई भी नहीं, लेकिन आधी रात के बाद जब पूरा जंगल एक बार फिर से शांत हो गया तो चौकी के बाहर से वो आवाज़ साफ साफ फिर सुनाई दी। वो आवाज़ धीरे धीरे नज़दीक आ रही थी और फिर ऐसा लगा जैसे कोई विशालकाय इंसान अपने नाखूनों से दीवार को खरोच रहा हो। राघव अपने बेड पर सीधा उठकर बैठ गया। उसने अपनी सांस रोक ली और तभी बाहर धीरे से एक बहुत भारी आवाज़ आई। किसी ने उसका नाम पुकारा था, बिल्कुल साफ साफ उसे सुनाई दिया था, बिल्कुल उसके दरवाजे के बाहर से। और तभी उसे सुखराम की वो बात याद आ गई कि अगर बाहर से कोई आवाज़ आए तो दरवाज़ा मत खोलना। उसने अपनी दोनों हथेलियों से अपने मुंह को दबा कर रखा था ताकि उसकी सांस लेने की आवाज़ तक बाहर ना जाए। सुखराम की दी हुई चेतावनी उसके दिमाग में हथौड़े की तरह बार बार बज रही थी। उसके दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही थी। शायद कोई मेरे साथ कोई बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहा है, शायद कोई मुझे डराने की कोशिश कर रहा है, शायद कोई ये नहीं चाहता कि मैं यहाँ रुकूं। कुछ देर तक बिल्कुल खामोशी थी। फिर कुछ पल बाद बाहर मिट्टी पर कुछ भारी चीज की घसीटने की आवाज आई जो धीरे धीरे दूर जाने लगी। उस रात वो आखिरी आवाज थी। जैसे ही वो आवाज दूर कहीं गुम हो गई, जंगल फिर से जाग उठा। झिंगुरों की आवाज वापस आने लगी, बीच बीच में उल्लू बोल पड़ते। राघव इस रात भी सो नहीं पाया। जैसे ही थोड़ी धूप निकली वो घबराया हुआ बाहर आया। सबसे पहले उसने हैंडपंप के पास उस निशान को देखने की कोशिश की, लेकिन तब तक मिट्टी सूख चुकी थी और निशान थोड़ा धुंधला हो गया था। फिर भी उस बड़े पैर की छाप वहां साफ मौजूद थी। अभी वो इस निशान को परख ही रहा था कि तभी गांव के 2-3 लोग दौड़ते हुए चौकी की तरफ आ गए। उनके चेहरों पर साफ साफ डर दिखाई दे रहा था। उन्होंने बताया कि चौकी से लगभग 2 किलोमीटर दूर घने जंगल के अंदर से एक चरवाहा और उसकी 3 गायें रात को गांव से गायब हो गई हैं। चरवाहे का नाम बुधराम था, जो रोज सुबह मवेशियों को चराने निकलता था और शाम तक वापस लौट जाता था, पर कल रात से उसका कोई अता पता नहीं था। राघव तुरंत उन लोगों के साथ जंगल के उस हिस्से में गया जहाँ से वो गायब हुआ था। वहाँ का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। उस जगह पर सिर्फ चरवाहे की लाठी और गाय की गले की घंटी मिट्टी पर पड़ी हुई थी और दूर दूर तक कुछ भी नहीं मिला। ना तो खून की एक बूंद, ना तो किसी झड़प के निशान, ना ही किसी पंजे के निशान जो आम तौर पर बाघ या तेंदुए के हमले में मिल जाते थे। वहाँ पर सिर्फ पैरों के निशान थे, इंसानों के पैरों के, लेकिन इंसानों से कई गुना बड़े। वहां पर वही निशान थे जो राघव को अपनी चौकी के बाहर नजर आए थे। राघव ने इस घटना की जानकारी को तुरंत अपने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के हेडक्वार्टर्स को पहुंचाई। कुछ देर बाद वहां सीनियर रेंजर ऑफिसर और उसके 2 गार्ड्स वहां जांच के लिए पहुंचे। उन्होंने मौके का मुआयना किया और बिना किसी खास जांच के आम तौर पर होने वाले बाघ के हमले का सरकारी दस्तावेज तैयार कर दिया। सीनियर ऑफिसर ने राघव से कहा, बस्तर के इन घने जंगलों में बाघ, चरवाहे और मवेशियों को उठा ले जाते हैं। ये कोई नई बात थोड़ी है। इसको टाइगर अटैक लिखकर फाइल को आगे बढ़ाओ और मामले को यही दबाओ। गांव वालों में फिजूल का डर फैलना नहीं चाहिए। सरकारी अफसर इस बात को मामूली बाघ का हमला कहकर इस मामले को रफा दफा करना चाहते थे, लेकिन राघव को ये बात ठीक नहीं लगी। राघव को अपने अनुभव से पता था कि ये कोई टाइगर अटैक नहीं, बात कुछ और ही थी। उसने पिछली रात अपनी खिड़की के बाहर से उस आवाज को सुना था, उसकी गहरी गुर्राने वाली आवाज, और उस आवाज ने राघव को उसके नाम से पुकारा था। ये किसी जानवर का काम तो नहीं हो सकता। डिपार्टमेंट के इस रवैये ने राघव के अंदर का प्रोफेशनल गार्ड जगा दिया था।
उसने ठान ली थी कि वो चुप नहीं बैठेगा और इस पूरे रहस्य की तह तक जाकर रहेगा। राघव ने डिपार्टमेंट के सबसे पुराने रेंजर ऑफिसर साहू जी को फोन लगाया, जो 20 साल पहले बस्तर के इसी ऑफिस में तैनात थे। राघव की पूरी बात सुनने के बाद साहू जी ने एक लंबी गहरी सांस ली और फिर बोल पड़े। राघव, अनफॉर्चुनेटली कई सारे सरकारी अफसर बस फाइल बंद करने के लिए हर चीज को टाइगर अटैक बता देते हैं। अगर तुम्हें सच जानना है तो पुराने रिकॉर्ड्स देखो। जो भी सच छुपाया जाता है वो तुम्हें आर्काइव फाइल्स में जरूर मिल जाएगा। 2 दिन बाद फॉरेस्ट हेडक्वार्टर के एक पियोन के हाथ राघव के पास एक धूल से सना पुराना झोला पहुंचा। उसमें डिपार्टमेंट की पुरानी फाइल्स और रेंज डायरीज थी। ब्यूरोक्रेटिक पेपर ट्रेल, जो आमतौर पर बहुत ही बोरिंग होती है, उस रात राघव की नींद उड़ाने वाले थे। राघव ने लालटेन जलाई और पीली पड़ चुकी फाइलों को एक एक करके ध्यान से देखना शुरू किया। शुरुआत के कुछ घंटे उसे सिर्फ आम सरकारी कागजात मिले, बजट रिपोर्ट्स, लकड़ी की कटाई का दस्तावेज, ट्रांसफर की बातें वगैरह वगैरह। लेकिन धीरे धीरे राघव की नजर में अब पिछले कुछ सालों की अजीब घटनाएं सामने आ रही थी। एक के बाद एक पूर्णिमा के आसपास के दिनों में कई लोग जंगल से अचानक गायब हुए थे। किसी फाइल में एक गायब हुए चरवाहे का जिक्र था तो किसी में एक लकड़हारे का। सभी रिपोर्ट्स पर बड़े बड़े स्टैंप के साथ टाइगर अटैक लिखा हुआ था। लेकिन इन सारे हादसों में कोई शव भी बरामद नहीं हुआ था, ना कपड़े, कुछ भी नहीं। घंटों तक लगातार उन फाइल्स को देखते देखते राघव का अब सर दुखने लगा था। तभी झोले के निचले हिस्से में उसे एक बहुत ही पुरानी और फटी हुई फाइल मिली। उसका कागज सरकारी नहीं था, किसी की पर्सनल डायरी लग रही थी। राघव ने उसे ध्यान से खोला। इस फाइल में उसे सबसे पहले एक रिपोर्ट मिली। ये रिपोर्ट 1930 की थी, यानी 1930 की, जब देश में अंग्रेजों का राज था। राघव ने धूल साफ करके पहला पन्ना पढ़ना शुरू किया। उसमें बस्तर के एक लोकल आदिवासी आदमी का जिक्र था, जिसे वहाँ के लोग जंगल का रखवाला मानते थे। वो अकेले ही लकड़ी चोर यानी कि टिम्बर स्मगलर्स या फिर पोचर्स यानी कि शिकारियों से लड़ जाता। जब उन लोगों ने लकड़ियों को काटना और जानवरों का शिकार शुरू किया था, उस आदमी का गुस्सा बेहिसाब बढ़ गया था। रिपोर्ट के मुताबिक उसने एक एक कर सारे शिकारियों को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया था। ब्रिटिश अथॉरिटीज ने उसे एक खतरनाक मुजरिम घोषित किया, उस पर इनाम रखा और उसे पकड़ने के लिए जंगल में एक बड़ा ऑपरेशन चलाया। राघव ने अगला पन्ना पलटा, जहां ऑपरेशन की आखिरी रिपोर्ट थी। रिपोर्ट पर लिखा था कि पूरी फौज लगाने के बाद भी वो आदमी उनके हाथ नहीं आया था। अथॉरिटीज ने यह मान लिया था कि या तो वो मर गया है या तो कहीं भाग गया है। लेकिन जब राघव ने सारी तारीखों को, सारी टाइमलाइंस को एक साथ देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। उस आदिवासी आदमी के गायब होने के ठीक 2 हफ्ते बाद उसी इलाके से 2 अंग्रेज अफसर भी गायब हो गए थे। राघव ने अपनी सारी फाइल्स की टाइमलाइंस को मैच किया और 1930 की रिपोर्ट से मिलाकर देखने लगा। 1940, 1955, 1970, हर कुछ सालों में पूर्णिमा के आसपास लोगों के अजीब तरीके से गायब होने की एक लंबी लड़ी बनी हुई थी। ये कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता था। वो सभी फाइलें पढ़ने के बाद राघव के दिमाग में एक सवालों का तूफान पैदा हो गया था। उसके अंदर की जिज्ञासा उसके डर पर भारी पड़ने लगी थी। साहू जी के रिकॉर्ड्स और उस डायरी के पन्नों ने उसे बिल्कुल बेचैन कर दिया था। वो ये सब सोच ही रहा था कि अचानक उसे दोबारा वही आवाज सुनाई दी। राघव को लगा कि वो जो कुछ भी है उसे रंगे हाथ पकड़ने का यही मौका है। आसमान उस दिन साफ था। उसने अपनी सरकारी रेंज, डायरी और एक तेजी से जलती हुई टॉर्च उठाई और दबे पांव चौकी का भारी दरवाजा खोलकर रात के अंधेरे में निकल गया। बाहर निकलते ही पूर्णिमा की चांदनी ने उसके चेहरे को बिल्कुल घेर लिया। रोशनी इतनी तेज थी कि आंगन का एक एक पत्ता सफेद चमक रहा था, पर वही रोशनी जंगल के अंधेरे को और भी खौफनाक बना रही थी। राघव दबे पांव मिट्टी पर बिना आवाज किए चौकी के पीछे की तरफ बढ़ने लगा, जहां से घना जंगल शुरू होता था। वो काफी डरा हुआ था। जंगल में वही पहले की तरह खामोशी छा गई थी और उस रात वो खामोशी ज्यादा भारी महसूस हो रही थी। राघव ज्यादा से ज्यादा 100 मीटर ही चला होगा कि अचानक उसे लगा कि वो अकेला नहीं है। मिट्टी और सूखे पत्तों पर पड़ती उसके बूट की आवाज के साथ साथ एक और आवाज चल रही थी, एक बहुत हल्की दबी हुई सरसराहट भरी आवाज जो ठीक उसके दाहिने तरफ की झाड़ियों से आ रही थी। उसके रुकते ही वो आवाज भी अचानक रुक जाती। राघव ने अपनी टॉर्च जलाई और झाड़ियों पर रोशनी मारी, पर वहां सिर्फ पेड़ों की टेढ़ी मेढ़ी परछाइयां थी। राघव ने अपने आप को समझाया कि शायद कोई जंगली सुअर या फिर हिरन होगा, पर अब उस पर डर हावी हो चुका था। इसलिए वो पीछे मुड़ा और दोबारा चौकी की तरफ जाने लगा। थोड़ा आगे जाते ही उसे वापस उन्हीं कदमों की आवाज सुनाई दी। इस बार उसे ये आवाज बिल्कुल नजदीकी से सुनाई दी थी, अपने बिल्कुल पीछे। राघव झटके से पीछे मुड़ा और अपनी टॉर्च भी वहां घुमाई। टॉर्च की रोशनी पेड़ों के तने से टकराकर फैल गई और तभी एक पल के लिए उसे वो दिखा। लगभग 40 फीट दूर एक बड़े साल के पेड़ के पीछे एक लंबा दुबला आदमी खड़ा था। उसके हाथ इतने लंबे थे
कि घुटनों के नीचे तक आते थे। उसका रंग बिल्कुल पेड़ की छाल की तरह स्लेटी था, इसीलिए अंधेरे में उसे देख पाना लगभग नामुमकिन था। जैसे ही टॉर्च की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी, वो झटके से पेड़ के पीछे छुप गया। राघव का शरीर बिल्कुल ठंडा पड़ चुका था। उसके पास अपना बचाव करने के लिए कुछ भी नहीं था। उसने डरते डरते अपनी कांपती आवाज में चीखा, कौन है? सामने आओ। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की कस्टडी में आता है ये एरिया। जंगल से कोई आवाज नहीं आई, बस एक ठंडी हवा का झोंका पेड़ों से टकरा कर निकल गया। जब उसे कोई जवाब नहीं मिला तो उसने इंतजार नहीं किया। वो दोबारा पीछे मुड़कर जल्दी जल्दी तेज कदमों से आगे बढ़ने लगा। चौकी अभी भी थोड़ा दूर थी। तभी उसे अपनी बाईं तरफ से एक सूखी लकड़ी की टूटने की आवाज आई। वो मुड़ा। इस बार वो दरिंदा छुपा नहीं था। वो खुले जंगल में चांद की रोशनी में बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा था। लगभग 8-9 फीट लंबा इंसान, पर उसमें इंसानों वाली कोई बात नहीं थी। उसके चलने का ढंग बहुत अजीब था। उसके लंबे हाथ और पैर अजीब तरीके से टेढ़े मेढ़े मुड़ रहे थे। और सबसे डराने वाली बात, वो तेज कदमों से राघव की तरफ बढ़ रहा था। राघव के अंदर के सारे सेंसेस ने उसे चीख चीख कर वहां से भागने के लिए कहा, और उसने बिना एक भी सेकंड गवाए चौकी की तरफ पूरी जान लगाकर दौड़ लगा दी। राघव के पैर मिट्टी और सूखे हुए पत्तों पर भारी आवाज करते हुए पड़ रहे थे, और उसके ठीक पीछे उस दरिंदे की दौड़ने की आवाज भी आ रही थी। वो अपने 2 पैरों पर नहीं, बल्कि हाथ और पैरों का इस्तेमाल करते हुए राघव के पीछे तेजी से बढ़ रहा था। राघव को भागते भागते अब महसूस होने लगा था कि वो बिल्कुल उसके पीछे था। राघव पूरी जान लगाकर भाग रहा था, पर जंगल का रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा था। दोनों के बीच का फासला बहुत तेजी से खत्म हो रहा था। पहले 50 फीट, फिर 30 फीट, अब 20 फीट। राघव को अपने गर्दन के पीछे एक भारी और गर्म सांस महसूस हुई। उसे लगा कि अगले ही पल एक लंबा नाखूनों वाला हाथ उसके पीठ को फाड़ देगा। चेहरे पर पसीना और आंखों में आंसू लिए राघव ने दूर से चौकी का छत देखा। उसने रोते और चीखते हुए आंगन को पार किया और दरवाजे पर अपनी पूरी जान लगाकर टक्कर मारी। वो अंदर गिरा। झटके से पीछे मुड़कर उसने दरवाजा बंद किया और कुंडी चढ़ाई। उसने अपने पूरे शरीर का वजन दरवाजे पर टिका दिया, इतनी जोरों से कि लग रहा था किसी भी पल छाती चीर कर बाहर निकल आ जाएगा। दरवाजे के बाहर अब जंगल बिल्कुल खामोश हो चुका था, वैसे ही जैसे हर बार उस दरिंदे के आने के पहले होता था। पता नहीं कितनी देर तक राघव वहीं जमीन पर बैठा रहा, पर फिर हिम्मत करके दबे पांव वो खिड़की के पास गया ताकि बाहर का जायजा ले सके। लेकिन जैसे ही उसने खिड़की के बाहर झांकने की कोशिश की, उसकी सांस अटक गई। वो दरिंदा वहीं खड़ा था। उसने अपना खौफनाक चेहरा खिड़की पर चिपका रखा था। उसका चेहरा राघव से लगभग 2 इंच दूर था। उसका चेहरा बेहद लंबा था, इंसानों जैसा ही लग रहा था। उसकी आंखों से लेकर ठुड्डी तक के बीच का हिस्सा लगभग गायब था, बस दिखाई दे रहे थे बड़े बड़े दांत। वो गायब हिस्सा देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो कोई मुस्कुरा रहा हो, और उसकी आंखें इंसानों जैसी थी। उसे देखकर राघव को एक बात समझ आ गई थी कि वो कोई बेचारा जानवर नहीं था जो खाना ढूंढ रहा हो, बल्कि वो एक बेहद चालाक और समझदार दरिंदा था, जिसे राघव को डरा हुआ देखकर अंदर ही अंदर खुशी हो रही थी। राघव के दिमाग से शक का आखिरी तार भी टूट चुका था। वो दरिंदा सच में था, वो सच में जिंदा था, और पता नहीं कब से राघव के साथ खिलवाड़ कर रहा था। जब सुबह की पहली किरण खिड़की से अंदर आई, तब जाकर राघव की जान में जान आई। उसने पूरी रात दीवार पर पीठ टिकाकर अपनी सांस रोककर काटी थी। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ चुका था, आंखें लाल थी और शरीर बुखार से कांप रहा था। सुबह के लगभग 7 बजे चौकी का भारी दरवाजा धीरे से खुला। राघव झटके से उठ खड़ा हुआ, पर उसे सामने मिश्रा जी दिखाई दिए। राघव की हालत देख मिश्रा जी सब समझ चुके थे। उन्होंने बिना कुछ कहे जग से 1 गिलास पानी निकाला और राघव की तरफ बढ़ा दिया। पहले पानी पियो राघव, उन्होंने धीमे से कहा। राघव ने कांपते हाथों से ग्लास पकड़ा और एक सांस में पूरा पानी पी गया। ग्लास टेबल पर रखते ही उसने मिश्रा जी का हाथ पकड़ लिया और फिर कांपती आवाज से बोलने लगा, मिश्रा जी, बाहर कोई है। वो कोई जानवर नहीं है। कल रात उसने मेरा पीछा किया, मैंने उसका चेहरा देखा। वो रात भर यहाँ खिड़की के बाहर खड़ा था, मुझे देख रहा था। मिश्रा जी ने राघव का हाथ पकड़कर उसे बेड पर बिठाया और खुद उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गए। उनके चेहरे पर कोई हैरानी नहीं थी। उन्होंने अपने चश्मे को थोड़ा ठीक किया और दबे शब्दों में उससे बात करने लगे। राघव, शांत हो जाओ। तुमने जो कल रात देखा वो तुम्हारा वहम नहीं था। सरकारी फाइल्स में सरकार सिर्फ टाइगर अटैक लिखकर बात को दबा देती है, पर इस जंगल का एक असली सच है जो यहाँ के गांव वालों की कहावतों में जिंदा है। मिश्रा जी ने खिड़की से बाहर घने जंगल की तरफ देखा। 1930 के दौरान जब अंग्रेजों का राज था, तब यहाँ एक आदिवासी आदमी रहता था। वो जंगल का सबसे बड़ा रखवाला था। उसे जंगल से बहुत प्यार था। इसलिए जब सरकारी अफसरों ने और शिकारियों ने पेड़ों को काटना और जानवरों को मारना शुरू किया, तो उसके अंदर का गुस्सा और भी बढ़ गया। उसने जंगल को बचाने के लिए अकेला ही उन शिकारियों को चुन चुन कर मारना शुरू कर दिया। पर जंगल के उस घने अंधेरे में अकेला रहते रहते उसके अंदर का इंसान मर गया। उन शिकारियों को मारने के बाद
उसने उनका मांस खाना शुरू कर दिया था। इंसानी मांस खाने की उस भयानक आदत ने उसके अंदर कुछ ऐसा बदल दिया कि वो धीरे धीरे एक नरभक्षी बन गया। मिश्रा जी ने राघव की आंखों में देखा। सबसे बड़ी मुसीबत ये है राघव कि शुरुआत में वो सिर्फ जंगल को नुकसान करने वाले लोगों को मारता था, पर अब वो गुनहगार और मासूमों के बीच का फर्क बिल्कुल भूल चुका है। अब इसे इस बात से कोई मतलब नहीं कि तुम कौन हो। उसके सामने अब जो भी आए वो उसे खत्म कर देता है। और तुम्हारी ये चौकी उसके हंटिंग एरिया के बिल्कुल बीचों बीच बनी हुई है। राघव का दिमाग अब बहुत तेजी से चलने लगा। मिश्रा जी, अगर ये बात है तो मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुक सकता। मैं अभी अपनी मोटरसाइकिल उठाऊंगा और इस डिवीजन से हमेशा के लिए निकल जाऊंगा। सरकारी नौकरी गई भाड़ में, मुझे तो अपनी जान प्यारी है। राघव ने झटपट अपना झोला उठाया और उसमें डायरी और कुछ जरूरी सामान ठूसने लगा। मिश्रा जी बस उसे अजीब तरीके से देखे जा रहे थे। एक टक। मिश्रा जी, आप मेरे साथ चल रहे हैं? मैं आपको गांव तक छोड़ दूंगा। राघव ने झोले को कंधे पर टांगते हुए पूछा। मिश्रा जी धीरे से कुर्सी से उठे। उन्होंने राघव के कंधे पर हाथ रखा। उनका हाथ बर्फ की तरह ठंडा था। राघव, तुम अभी नए आए हो, इसलिए तुम्हें लगता है कि तुम इस जंगल से भाग सकते हो, पर गांव के बुजुर्गों को पता है कि ये दरिंदा सबको नहीं ढूंढता। उसका सबसे बड़ा दुश्मन एक ही है, इस चौकी का सरकारी गार्ड। राघव थोड़ा ठिठक गया। क्या मतलब? मिश्रा जी ने गहरी सांस ली और खिड़की के बाहर देखते हुए कहानी बताने लगे। 1930 में जब उस आदिवासी रखवाले को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने ऑपरेशन चलाया था, तो उन्हें जंगल के अंदर का रास्ता इसी चौकी के भ्रष्ट फॉरेस्ट गार्ड्स ने दिखाया था। वहाँ के वो गार्ड्स शिकारियों से रिश्वत लेकर इस पूरी चोरी में उनसे मिले हुए थे। इसीलिए उसका एक मकसद है, वो यहाँ के सारे फॉरेस्ट गार्ड्स को मार देना चाहता है। और अगर उसे फॉरेस्ट गार्ड नहीं मिला तो वो गाँव के लोगों पर हमला करने लगता है। यहाँ के फॉरेस्ट गार्ड्स का मरना बहुत जरूरी है राघव, ये गांव वालों की सुरक्षा के लिए है। राघव का खून खौल उठा। तो आप लोगों ने मुझे यहाँ बलि का बकरा बनाकर भेजा है? मैं अभी निकलता हूँ यहाँ से। राघव दरवाजे से बाहर निकलने ही वाला था कि मिश्रा जी तेजी से उसके सामने से निकले और अपने पीछे दरवाजा बंद कर दिया। बाहर से एक भारी ताले की आवाज आई। मिश्रा जी ने दरवाजे को बाहर से लॉक कर दिया था। मिश्रा जी, दरवाजा खोलो। ये अब क्या कर रहे हो मिश्रा जी? राघव ने अपनी पूरी जान लगाकर दरवाजे पर मुक्के मारे, पर लकड़ी का वो भारी दरवाजा अपनी जगह से नहीं हिला। खिड़की के बाहर से मिश्रा जी की एक दबी हुई आवाज आई। माफ कर देना राघव, अगर उसे तुम्हारा मांस नहीं मिला तो अगले पूर्णिमा को वो मेरे घर आएगा या किसी और के घर। मिश्रा जी की कदमों की आवाज आने लगी और धीरे धीरे दूर चली गई। उन्होंने राघव की मोटरसाइकिल की चाबी भी निकाल दी। पूरा जंगल एक बार फिर शांत हो गया। अगली सुबह जब धूप निकली तो मिश्रा जी दबे पांव उस चौकी पर पहुंचे। उनके हाथ कांप रहे थे जब उन्होंने दरवाजे का भारी ताला खोला। दरवाजा खुलते ही अंदर बिल्कुल खामोशी थी। राघव गायब था। उसका झोला और सरकारी रेंज डायरी मेज पर वैसे ही पड़े थे। कमरे में खून की एक बूंद भी नहीं थी। कोई झड़प नहीं, कोई निशान नहीं। वो नरभक्षी राघव को अपने साथ घने जंगल में ले जा चुका था। मिश्रा जी ने गहरी सांस ली। उन्होंने मेज पर रखा सरकारी रजिस्टर खोला, नया पन्ना पलटा और कांपते हाथों से एक रिकॉर्ड बनाने लगे। तारीख 13 जून। कल रात चौकी नंबर 4 पर तैनात गार्ड राघव पर एक टाइगर अटैक हुआ। शव का कोई पता नहीं चला। इस मामले को टाइगर अटैक घोषित किया जाता है। उन्होंने रजिस्टर बंद किया, राघव का बचा कुचा सामान समेटा और चौकी से बाहर निकल गए। उन्हें पता था कि अगले 5-6 दिनों में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हेडक्वार्टर से एक नए मासूम गार्ड की पोस्टिंग का ऑर्डर आने वाला है। किसी नए लड़के को यूनिफॉर्म पहनाकर यहाँ भेजा जाएगा। मिश्रा जी ने चौकी का दरवाजा खुला छोड़ा, ताले को अपनी जेब में रखा और दबे पांव चलते हुए घने साल के पेड़ों की तरफ देखने लगे। जंगल का पुराना रखवाला इस पूर्णिमा के लिए शांत हो चुका था, पर अगले महीने की पूर्णिमा बहुत दूर नहीं थी। तो बस ये थी आज की कहानी गाइज। मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी कहानी जरूर अच्छी लगी हो, और अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस कहानी को लाइक जरूर कर दीजिए और मुझे कमेंट में बताइए कि आपको इस कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद आया। इसके अलावा अगर आप मुझे अपनी कहानियाँ भेजना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पर दिए हुए ईमेल पर मुझे आप अपनी कहानियाँ भेज सकते हैं। मैं फिर मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते। तब तक के लिए गुड नाइट एंड गुड बाय।